हेलो बच्चों, वेलकम टू ई रसायन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में अपने केमिस्ट्री के पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस, यानी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन है, हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। तो आज हमारा पेपर था केमिस्ट्री का। तो आज हमारे पास आ चुका है बच्चों सेट नंबर 56/2/1। तो ये हमारे पास सेट है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों का सबका बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और हमारा जो इस पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल था वो हमारा कह सकते हैं बच्चों ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो देर ना करते हुए बच्चों जल्दी से हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं और आप लोग उस सॉल्यूशन से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि आपका पेपर किस तरीके का हुआ है और अपनी जो नेक्स्ट पेपर की तैयारी है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट MCQ है, वो बता रहा है कि कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू एन एल्कीन बाय अल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड एज। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग फर्स्ट MCQ की बात करते हैं। तो अगर हम लोग एक ले लेते हैं एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड से बन रहा है हमारा एल्कीन और यहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, Br हटेगा तो हमारा बनेगा CH3CH2 यानी कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के बाद अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता तो बच्चों हमारा बन जाता है अल्कोहल। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर एक H क्या होगा, एक H एलिमिनेट हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। तो ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके बना लेंगे एल्कीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार ब्रोमीन हटा और एक बार हाइड्रोजन हटा। तो इस वाले मैकेनिज्म को बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एक बार हाइड्रोजन हटा, एक बार हैलोजन हटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट MCQ है वो पूछ रहा है कि FeCO5 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग Fe की X मान लेंगे +5 × CO। तो CO हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फ्री स्टेट में है, कंपाउंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 और टोटल पर चार्ज भी क्या है हमारा, कुछ नहीं है, तो 0 मानेंगे। तो हमारा X की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके से तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर B होगा करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर या MCQ नंबर 3। Among the following which is the strongest base। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। इसको बच्चों बोलेंगे हम लोग एनिलीन। ये हमारी मिथाइल एनिलीन है, ये हमारा बेंजाइलिक एमीन है और ये हमारा नाइट्रो एनिलीन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो अगर हम लोग देखें बच्चों तो हम लोग बेसिसिटी को किस आधार पर बता सकते हैं, जो हमारे N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी सभी में N है तो सभी में हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आसानी से डोनेट कर देगा, ये हमें बताया था लुइस ने, तो वो हो जाते हैं हमारे बेस। तो यहाँ पर जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा N जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो ये क्या होगा, ये पार्ट लेगा हमारा रिजोनेंस में। तो इसी तरीके से जो जो हमारे इस रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़े हैं वो पार्ट लेंगे हमारे रिजोनेंस में और इंगेज हो जाएंगे और हमारे इजीली डोनेट नहीं कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ बेंजाइलिक एमीन, ये जो हमारा नाइट्रोजन है
ये हमारा डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि बीच में एक हमारा कार्बन एटम आ जाता है बच्चों। तो ये हमारा जो बेंजाइलिक एमीन है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, सेक्शन ए के, जो कि है हमारा बच्चों स्लोप इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला देखें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों को LNR और टाइम के वर्सेस ग्राफ लेना है, तो हम लोग इसकी कुछ फॉर्म बनाएंगे, ग्राफिकल फॉर्म LNR। तो जब ये बाई में होता है तो हम इसको माइनस भी लिख सकते हैं। तो हमको LNR यानी LNR को हम लोग अगर इधर लिख लेते हैं तो आ जाएगा -KT प्लस LN। इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं y = mx प्लस c से। तो ये हमारा y एक्सिस पर आ जाएगा और ये t हमारा x एक्सिस पर आ जाएगा। तो हमारा जो m की वैल्यू होगी वो हो जाएगी -k। तो m को ही बच्चों हम लोग कहते हैं अपना स्लोप। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो हमें LNR वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो स्लोप होगा कुछ ग्राफ इस तरीके से होगा हमारा। तो ये जो इसका स्लोप होगा वो हो जाएगा -k। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा B विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है बच्चों एन अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, ऑप्शन है सुक्रोज, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड्स एंड स्टार्च। तो बच्चों जब आप लोगों ने बायोमोलिकुल चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर हमारे थे प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन में बहुत सारे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन। उसके बाद हम लोगों ने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी थे। तो वहाँ पर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे जो 2 नेक्स्ट क्लासिफिकेशन थे हमारे प्रोटीन के, वो थे हमारे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। तो जो प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन में ही हमें पाई जाती है पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पॉलीपेप्टाइड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जहाँ पर ये इस तरीके से शो होता है। रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, नाइदर SN1 नॉर SN2, SN2 रिएक्शन एज वेल एज SN1 रिएक्शन। सो जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों अल्काइल हैलाइड वाला, उसमें एक मैकेनिज्म दी हुई है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म, SN1 और SN2। तो जो SN1 है वहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। तो जब हमारा अटैक होता है किसी न्यूक्लियोफाइल का तो वो इधर से भी हो सकता है और पीछे से बैक साइड से भी हो सकता है और फ्रंट साइड से भी हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो एक हमारा इन्वर्जन होता है और एक हमारा रिटेंशन फॉर्म बनता है। तो दोनों का 50-50% फॉर्म बनता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको रेसिमाइजेशन, यानी 50-50%। तो इस रेसिमाइजेशन का जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो किस में होता है SN1। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी बच्चों KH की हमारी रिलेशन पूछ रहा है टेम्परेचर के साथ। सो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने हेनरी लॉ पढ़ा होगा। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो हमारा प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा वो किसी गैस के लिए, वो हमारा KH इंटू उसकी सॉल्युबिलिटी हम लोग मोल फ्रैक्शन से दिखाते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है हेनरी फार्मूला। तो यहाँ पर जो KH होता है वो होता है हमारा हेनरी कांस्टेंट। तो KH और सॉल्युबिलिटी इन दोनों के बीच में अगर हम लोग रिलेशन देखें तो कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिएक्शन है। यानी
इसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जब बढ़ेगी तो हेनरी कांस्टेंट घटेगा, और हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर पूछा है हमारा टेम्परेचर से रिलेशन। तो सॉल्युबिलिटी का रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर से? तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी में एक फैक्ट दिया हुआ है कि ठंडे पानी में जो मछलियाँ होती हैं वो आराम से सरवाइव करती हैं। यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है पानी का तो मछलियों के लिए दिक्कत हो जाती है, फिशेस के लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ठंडे पानी में, यानी जब टेम्परेचर कम होता है तो पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल होती है। तो यहाँ से हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कम हुआ तो हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन देखा जाए तो हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और सॉल्युबिलिटी और केएच का भी रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम लोग केएच और टेम्परेचर की बात करें तो हमारा जो इसका रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, which of the following solutions of KCl will have the highest value of molar conductivity? ओके, सो मोलर कंडक्टिविटी होती है हमारी ये, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा जी K/C। तो बच्चों ये मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और चारों में कंसंट्रेशन दी हुई है मोलैरिटी के टर्म्स में। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होगी। तो इस वजह से जो हमारा आंसर होता है वो हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल? बच्चों इन चारों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, यानी कौन सी हो सकती है इजीली? तो यहाँ पर बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाली दोनों रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ईथर बन रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ी होगी, अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कोई ये हमारा कोई बेस है और ये हमारा है एल्काइल हैलाइड, तो ये बच्चों हमारी है रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस, यानी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ने क्या बताया था कि हमको अगर किसी एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना है तो हमको प्रीफर करना पड़ेगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया गया है, सेकंड ऑप्शन में हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो वहाँ पर ईथर की सिंथेसिस मुश्किल हो जाएगी और हमारा वहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा और बन सकता है वहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट, यानी वहाँ पर हमारी फॉर्मेशन हो सकती है एल्कीन की। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फिजिबल है अकॉर्डिंग टू द विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको बता रहा है कि कौन सी चारों में से रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो बच्चों ये हमारे पास है एल्डिहाइड और ये हमारे पास कीटोन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए हमारे पास इस तरीके की हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड की स्थिति हो जाती है। तो ये जो पॉजिटिव है वो जितना अच्छा होगा बच्चों उतनी अच्छी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो अगर हम लोग ये कीटोन की बात करें या फिर एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पर 2 R ग्रुप लगे हैं, तो 2 R ग्रुप हमको ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देंगे इस कार्बन के ऊपर, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारा कम हो जाएगा। तो ये हमारा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन नहीं देगा। इन केस ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पर केवल एक R ग्रुप लगा है तो ये हमको अच्छा देगा। अगर इस R ग्रुप को भी हटा के हम लोग H बना देते हैं तो ये वाला जो कंपाउंड होगा वो सबसे अच्छी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो इस तरीके से जो HCHO होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ दे रखा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फ़ा कार्बन होना, अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो आसानी से निकल जाता है और हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जहाँ पर है हमारा बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों बेंजल्डिहाइड में आप लोग देखोगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इससे जुड़े हुए कार्बन के पास हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये अल्फ़ा पोजीशन है, तो यहाँ पर नो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू। इसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये रिएक्टेंट है तो dA/dt इज इक्वल टू, ये हमारा प्रोडक्ट है तो ये पॉजिटिव में होगा dB/dt। तो हमसे ये पूछ रहा है तो अगर हम दो को अगर इधर लेके आएँ तो ये हो जाएगा -2/3 dA/dt। ये आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। यानी जो हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो कैटालिटिक यानी बेहतर कैटालिस्ट शो करते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, क्योंकि जब हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं तो वो अलग अलग ऑक्सीडेशन पर स्टेबिलिटी शो करता है और हमारी क्या दिखा देता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट है हमारा 4 हमारे पास फॉर्मूले हैं, नाम दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उसका हमको सही स्ट्रक्चर बताना है। तो हमारे पास नाम है बच्चों डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डाइअमीन प्लैटिनम 4th नाइट्रेट इस। तो डाई क्लोराइडो का मतलब क्या पर है, हमारे पास 2 क्लोरीन है एज अ लिगेंड, फिर है बिस इथेन 1,2-डाइअमीन, यानी ये हमारा इसको बोलते हैं इथेन 1,2-डाइअमीन, बिस मतलब ये भी 2 हैं, फिर है हमारा प्लैटिनम 4th यानी हमारा PT, और फिर है नाइट्रेट यानी NO3। तो ये हमारा 4th है तो इसमें देख लेते हैं -2 और -2 इधर जाएगा तो हमारा +2 और NO3। तो NO3 हमारे पास 2 होने चाहिए जिससे हमारे पास ये हो जाएगा 4th। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2-डाइअमीन प्लैटिनम 4th नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बच्चों हमारे पास हैं असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो ये हमारा होता है मोलैरिटी ना कि मोलैलिटी। तो हमारा जो रीज़न होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, असर्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है 16 का, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सही है बच्चों, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है अगर हमारी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी कंसंट्रेशन के।
तो ये हमारा सही है। रीज़न है हमारा नंबर्स ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। यानी अगर हम लोग पानी बढ़ा दें यानी डाइल्यूट कर दें, इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा उसको डाइल्यूट कर दें, तो हमारा जो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो कम हो जाएंगे, जिससे कि जो वो कैरी कर रहे हैं हमारा कंडक्शन वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो असर्शन है वो राइट है और उसका रीज़न भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, कॉपर इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है क्योंकि जो कॉपर का हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है D9S2। तो ये हमारा शो करता है एक्साइटेड स्टेट में D10S1। तो जो D10 होता है वो हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बच्चों। तो ये हमारा असर्शन सही है। रीज़न है कॉपर हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो जो हमारा कम्प्लीटली फिल्ड किस में है, एक्साइटेड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा रीज़न। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी राइट। नेक्स्ट है 18 असर्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज ईजियर देन क्लोरोइथेन। बच्चों हमारे पास है आयोडोइथेन और है हमारे पास क्लोरोइथेन। तो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईजिली देगा। ये जितनी जल्दी से बाहर निकलेगा वो उतना अच्छा हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो बच्चों हमारा जो आई होता है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये जो हमारा होता है वो अच्छा देगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। तो हमारा असर्शन सही रहा। रीज़न क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CI बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ CCl बॉन्ड। तो हमारा रीज़न भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब चलते हैं बच्चों हम लोग सेक्शन बी की तरफ। तो आई होप कि जो सेक्शन ए होगा वो आप लोगों ने मिला लिया होगा बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, वो है हमारा न्यूमेरिकल टाइप। अच्छा, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ X हमारा है 120 mm ऑफ Hg और प्योर लिक्विड ऑफ Y दे रहा है हमारा 160 mm ऑफ Hg। इफ इक्वल मोल्स ऑफ X एंड Y आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों टोटल जो प्रेशर होगा वो हमारा Px प्लस Py होगा। किस रूल के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये हमारे पार्शियल प्रेशर हैं X और Y के। तो पार्शियल प्रेशर हमको नहीं दिए हुए हैं, हमको प्योर वेपर प्रेशर के दिए हुए हैं हमारे पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग राउल्ट्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो Px इज इक्वल टू हो जाएगा P0x इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X। इस तरीके से Py इज इक्वल टू P मोल फ्रैक्शन ऑफ Y। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग इक्वल मोल्स निकाले हैं। तो यानी अगर हम टोटल मोल्स हमारा होते हैं 1 तो हम लोगों को आधा आधा करना है। तो हमारा ये हो जाएगा 0.5 और ये भी 0.5। तो ये हमको दिया हुआ है 120 इंटू 0.5 और यहाँ पर 160 इंटू 0.5। तो बच्चों इससे हम लोग Px और Py की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर रख के हम लोग उसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लगभग हमारा 140 mm ऑफ Hg आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में हमारा क्या है, पहला पार्ट है मरकरी सेल डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सो बच्चों हमारा जो मरकरी सेल होता है वो हमारे आयंस से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है उसकी, जिससे क्या होता है उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता और हमारी जो लाइफ टाइम होती है हमारे सेल की, मरकरी सेल की, उसमें क्या होता है पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है और हमारा थ्रू आउटर लाइफ उसका जो स्पैन होता है उसमें कांस्टेंट पोटेंशियल वो इम्पार्ट करता है बच्चों, देता है। नेक्स्ट है हमारा इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्ट करंट इज नॉट यूज्ड। बच्चों डायरेक्ट करंट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड का पोलराइजेशन हो जाता है जिससे कि हमारी जो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट होती है कंडक्टेंस की वहाँ पर हमारा कुछ फॉल्ट आ जाता है, एरर आ जाता है, जिससे कि हम लोग डीसी की जगह एसी यूज़ करते हैं।
जिससे कि थोड़ा सा गैप आ जाता है एसी में करंट के बीच में। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन फ्यूल सेल विद एन एग्जांपल, व्हाट एडवांटेज डू द फ्यूल सेल हैज़ ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। तो बच्चों हमारे एडवांटेज फ्यूल सेल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन यूज़ होता है, हमारा मीथेन यूज़ होता है, ये सारे हमारे फ्यूल सेल होते हैं। एडवांटेज हो सकता है कि जब हमारी प्राइमरी होती हैं वो रिचार्जेबल नहीं होती हैं, वन टाइम यूजेबल होती हैं। सेकेंडरी बैटरी हमारी रिचार्जेबल होती हैं। और फ्यूल सेल के केस में हमारा क्या होता है कि जब तक रिएक्टेंट को प्रोवाइड कराते जाते हैं वो हमारा क्या करता है, पोटेंशियल जनरेट करता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। The conversion of molecule A to B followed second order kinetics if the concentration of A increased to 3 times. How will it affect the rate of formation of B? तो रेट होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट इक्वेशन होती है बच्चों ये। अब अगर इसको हम लोग कर देते हैं 3 टाइम्स, तो हम लोग एक नया रेट कांस्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 और आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ R। तो ये किस तरीके से इफेक्ट करेगी जो हमारा हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो 9 टाइम्स हमारा ग्रेटर हो जाएगा अगर हम लोगों ने इसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो बच्चों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी होती है कि हमको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिखती है जिसका एग्जैक्टली जब हम लोग उसका निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली तो हमको वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, कोई भी अगर हम लोग ईस्टर लेते हैं फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो हमारा बनता है एसिटिक एसिड और हमारा एल्कोहल। तो वो रिएक्शन हम लोग यहाँ पर एज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। बच्चों थोड़ा आवाज़ आप लोगों को थोड़ा सा स्लो लग रही होगी, थोड़ा सा हम लोग सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। तो 22 में हमारा क्या है, IUPAC नेमिंग। तो पहला है हमारा CONH3 5ONO +2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा कैटायनिक स्फेयर है, यानी इसका नाम हो जाएगा हमारा पेंटाएमीन। पेंटाएमीन और ये यहाँ हो जाएगा हमारा नाइट्राइटो। लेकिन ये जो हमारा नाइट्राइटो है वो O की तरफ से यहाँ पर बाइंड है, तो हम लोग O नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं। पेंटाएमीन O नाइट्राइटो कोबाल्ट, और कोबाल्ट की हमको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारा 0 होता है, ये हमारा -1 होता है। तो x -1 इज इक्वल टू +2, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू +3। तो हमारा इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3। तो हमारा टोटल नाम हो गया इसका पेंटाएमीन O नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड और आयन। नेक्स्ट है हमारा K2NiCl4। पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा जो मेटल है वो एनायनिक स्फीयर में है। तो पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट, और इसका जो हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा यहाँ पर हमारा -4 +2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 का जो सेकंड ऑप्शन है हमारा और करके, व्हाट इज़ अ चीलेट कॉम्प्लेक्स, गिव वन एग्जांपल। तो बच्चों चीलेट कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जो हमारे किस तरीके से बाइंड होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में बाइंड होते हैं। जैसे हमारा इथेन 1,2 डाई, इस तरीके से जो हमारा EN होता है NH2NH2, तो इस तरीके से ये बाइंड हो जाता है हमारे मेटल के साथ, तो ये रिंग फॉर्म करता है। तो इस प्रकार के जो हमारे लिगैंड होते हैं वो उन्हें हम बोलते हैं चीलेटिंग लिगैंड, या फिर इन कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स।
व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास कोई मेटल है और उसमें अगर हमारे पास एक से ज़्यादा क्या है, एक से ज़्यादा हमारे पास लिगेंड हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर हमारे पास केवल यही 6 नंबर में एमीन होता तो हमारे इसको हम लोग बोलते हैं होमोलेप्टिक। नेक्स्ट है रीमर टीमन रिएक्शन 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो रीमर टीमन रिएक्शन हमारी क्या थी बच्चों? फिनॉल की रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaOH और CHCl3। तो हमारा बन जाता है यहाँ पर सैलिसिल्डिहाइड। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। ये हमारी रीमर टीमन रिएक्शन है। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है? एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग सैलिसिलिक एसिड। तो इसका एसिटाइलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एसिटाइलेशन करने के लिए हम लोग एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा सकते हैं या फिर एसाइल क्लोराइड से करा सकते हैं। तो CH3COCl, तो ये हमारा एसाइल क्लोराइड है। तो ये ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटाइलेशन। तो यहाँ पर हमारा जो एसिटाइलेशन होगा वो हो जाएगा हमारा COCH3। तो ये हमारा फॉर्मेशन होगा और ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है इसको बोलते हैं हम लोग एस्पिरिन। तो बच्चों ये हमारी एक मेडिसिन है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन। तो जब हम एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड करते हैं तो हमको मिलती है अपनी ड्रग या फिर अपनी मेडिसिन जिसको बोलते हैं हम लोग एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर हमारे कन्वर्जन्स हैं, 2 कन्वर्जन हैं। एक है हमारा मिथाइल साइनाइड से एसीटोन। तो 2 स्टेप में हमको बताना है CH3CN से। तो पहले स्टेप में अगर हम लोग इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बच्चों यहाँ पर CH3MgBr, इससे अगर हम लोग इससे रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा इस तरीके से टूट जाएगा और ये हमारा जो CN में यहाँ पर प्लस की जगह -CH3 जुड़ जाएगा और बच्चों यहाँ पर NMgBr। और इसकी अगर हम लोग नेक्स्ट H2O से रिएक्शन कराते हैं यानी तो हमारा ये जो होता है ये हमारा बन जाएगा कीटोन। हमारा बच्चों कीटोन बन जाता है। तो 2 स्टेप में हमारी ये रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट है हमारा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से हमको बनाना है बेंजीन। तो बच्चों ये भी हमारी सिंपल रिएक्शन है। पहले हम लोग इसमें क्या बना देंगे? सोडियम बेंजोनेट बना देंगे। तो इसकी रिएक्शन हम लोग सोडा लाइम से करा देते हैं। सोडा लाइम में क्या होता है? CaO और NaOH को एक साथ रिएक्ट कराते हैं। तो हमारा सबसे पहले ये बनता है, फिर H2O डालते ही हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाता है। तो इस तरीके से हम 2 स्टेप में इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। DNA हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA में सिंगल स्ट्रैंड होता है। और अगर हम लोग उसकी बात करें इसके कंपोजिशन की तो हमारा DNA में थाइमीन होता है, इसमें RNA में यूरेसिल होता है। या फिर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोज होता है और RNA में राइबोज होता है। तो बहुत सारे हमारे डिफरेंसेस हैं DNA और RNA में। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर बच्चों लिख देंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन की, जो है हमारा सेक्शन नंबर C। सेक्शन सी में हमारा जो क्वेश्चन है वो है 26 का A पार्ट
है राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास CH326 का ए पार्ट, CH3CH2OH। अब यहाँ पर अटैक होता है बेटा H+ का, तो H+ हमारा कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर H+ जुड़ जाता है और इसको पॉजिटिव बना देता है। अब यहाँ पर अल्कोहल में ये क्या बन गया, H2O, तो H2O बहुत ही जल्दी निकलना चाहेगा, तो अपने को कमी को जो ये पॉजिटिव कंप्लीट हुई है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और अपनी कमी को पूरा कर लेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, लीव कर जाता है। तो ये क्या बना, CH3CH2 पॉजिटिव, यानी कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल लिए थे CH3CH2OH के, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके पास भी O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये फिर अटैक कर देगा यहाँ पर, तो हमारा बन जाएगा CH3CH2 और फिर ये जो यहाँ पर ये अटैक करेगा और पॉजिटिव इसको O को दे देगा। फिर ये पॉजिटिव अनस्टेबल है बच्चों, तो ये H अपना पॉजिटिव लेके फिर लीव कर देगा और ये बन जाएगा हमारा ईथर। तो इस तरीके से ये हमारा कौन सी मैकेनिज्म हुई, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हुई। तो ये वाली मैकेनिज्म आप लोगों से पूछ रहा है, तो इस तरीके से हमारा ईथन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल वाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल इज नॉट। बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमारी क्या होती है, बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक अंदर ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूल, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी इसमें नहीं होती है, जबकि इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा आसानी से क्या हो जाता है, स्टीम हो जाता है, जबकि ये वाला जो आसानी से स्टीम नहीं हो पाता। तो इन दोनों को इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बी पार्ट है इसका बेटा, एनिसोल इज ट्रीटेड विथ CH3Cl। अच्छा, तो एनिसोल क्या होता है, एनिसोल हमारा एरोमेटिक ईथर होता है इस तरीके से। तो इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बच्चों ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो हमारा जो CH3 ग्रुप है वो एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी सेकेंड, फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विद Na2Cr2O7। ओके, तो बच्चों ये एज इट इज़ हमारी ये दे रखी है कहाँ पर, NCERT में। इस तरीके का हमारा बेंजोक्विनोन बन जाएगा जब हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं सोडियम डाइक्रोमेट से इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम लोग Cu से इस कंडीशन में हीट करते हैं तो बच्चों बनता है हमारा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। बट इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल के केस में हमारे पास बनता है ये एल्कीन, यानी इस केस में केवल टर्शरी के केस में यहाँ पर हो जाता है बच्चों एलिमिनेशन और हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो बनता है एल्कीन। अगर आप लोग अल्कोहल चैप्टर में ऑक्सीडेशन यानी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें जब आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक केस साफ केस दिखा रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है इस OH का, और इस केस में टर्शरी के केस में हमारा यहाँ पर एलिमिनेशन होता है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है, विच आइसोमर्स ऑफ C5H10 गिव्स सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चों C5H10 यानी CnH2n ये हमारा एल्कीन भी हो सकता है और ये हमारा कोई रिंग कंपाउंड भी हो सकता है। तो रिंग में हमारा पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, तो ये वाला जो अगर हम लोग एल्काइल बनाते हैं तो यही हमारा दे सकता है हमारा सिंगल कंपाउंड। अगर हम लोग एल्कीन बनाते हैं तो वो हमारे सिंगल ना देके अलग अलग तरीके के दो कंपाउंड बन सकता है, एक हमारा सेटजेफ बन सकता है और एक हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट है हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ये, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों SN2 में हमारी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यानी जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है वो सबसे अच्छी SN2 देगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहला हमारा जो 1 ब्रोमोपेंटेन होगा, फिर 2 डिग्री हमारा 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 डिग्री हमारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। वाई para-dichlorobenzene has higher melting point than those of ortho and meta isomers। तो बच्चों जो हमारे पैराक्लोरोबेंजीन है वो सिमेट्रिकल बेंजीन है और इसीलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है। इसका बच्चों डायरेक्ट जो रीज़न है वो हमारी NCERT में दे रखा है कि जो हमारा पैराडाइक्लोरोबेंजीन होता है वो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल होता है और किसी भी लैटिस में, यानी जो सॉलिड का लैटिस होता है उसमें फिट हो सकता है और इसका इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट या फिर हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो हो जाता है हायर। नेक्स्ट डी पार्ट है, उसको भी बच्चों कर लेते हैं। Mg ड्राई ईथर, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर हमारा Mg इंसर्ट हो जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है H2O के साथ, तो ये हमारा सिंपल ब्यूटेन बन जाएगा और ये बनेगा हमारा MgOH Br। तो इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 28। टी हाफ दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर 30 मिनट, किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर है हमारा 300 केल्विन। टी हाफ दे रखा है 10 मिनट, जब हमारा टेम्परेचर है इतना। ओके, और हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एक्टिवेशन एनर्जी का वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमको चाहिए होता है K1/K2, सॉरी बच्चों K2/K1 इज इक्वल टू EA 2.303 तो इस तरीके से हम लोग EA की वैल्यू निकाल सकते हैं और हमको चाहिए क्या होगा, T1 और T2 हमारे पास गिवन है, K1 और K2 हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमारी हाफ लाइफ के लिए हमारी जो फॉर्मूला होता है वो K इज इक्वल टू होता है 0.693/T हाफ। तो अगर हम लोग K1 K2 निकालते हैं तो हमको यहाँ पर T2 का जो हमारा 10 मिनट्स है वो रख देंगे हम लोग बच्चों यहाँ पर, और अगर हम लोग K1 निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे T1 का 30 मिनट्स। तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे, T1 T2 की वैल्यू यहाँ रख के हम लोग EA की वैल्यू
फाइंड कर सकते हैं। हमारा आंसर लगभग आने वाला है 43.83 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 29। बच्चों ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। CH2FCOOH, इसका मोलर मास दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। तो अच्छा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है, यानी डेल्टा TF दे रखा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा पूछ रहे हैं बच्चों। तो अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? तो अल्फ़ा हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें, दो डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है हमारे पास KF इंटू मोलैलिटी इंटू आई फैक्टर। तो हमारे पास बच्चों ये भी गिवन है, KF की वैल्यू भी गिवन है। KF हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये भी गिवन है बच्चों हमारे पास। मोलैलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कितने भी सॉल्वेंट में, यानी सॉल्वेंट हमारा क्या, उसका क्या तो बच्चों यहाँ पर हम लोग मोलैलिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलैलिटी के लिए हमको नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे हम लोग। नंबर ऑफ मोल के लिए हमारा मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। मास हमारा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 19.5 ग्राम। तो मास अपॉन मोलर मास से हम लोग निकाल सकते हैं अपना नंबर ऑफ मोल्स, और फिर हम लोग निकाल लेंगे टोटल सॉल्वेंट से अपनी मोलैलिटी। तो यहाँ पर हम लोगों को आई की वैल्यू आ जाएगी, तो आई की वैल्यू आएगी 1.07। तो आई की वैल्यू हमको बच्चों फाइंड नहीं करनी है, हमको फाइंड करनी है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। जब इसको हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये बनेगा CH3FCOO नेगेटिव प्लस H प्लस। तो शुरू में अगर ये 1 है, ये 0 0 है, तो थोड़ी देर लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि ये जो CH3FCOOH था, तो बच्चों ये 0 0 और आफ्टर सम टाइम ये अल्फ़ा इसमें कम हो जाएगा और ये अल्फ़ा अल्फ़ा फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा जो आई की वैल्यू होती है वो हम इस टर्म्स में भी बच्चों निकाल सकते हैं। तो आई होता है टोटल जो हमारा कंसंट्रेशन है एट टाइम t, तो और अपॉन टोटल कंसंट्रेशन जो कि हमारा 1 है। तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू आई। तो अल्फ़ा हो जाता है आई माइनस 1। तो आई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1.07। तो इसमें 1 हम लोग कर देंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा 0.07। तो इस तरीके से हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ओके। तो बच्चों इस दो तरीके से हम लोगों ने इसको आइसोमर्स बनाया। तो ये जो हमारा है इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांस आइसोमर्स, और इसको हम लोग बोलेंगे सिस। जो ट्रांस होता है बच्चों वो बहुत ही सिमेट्रिकल होता है, तो इसके हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं होते हैं, जबकि ये हमारा असिमेट्रिकल है। इसका हम लोग मिरर इमेज लेंगे तो हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज
इस इसका जो हमारा जो मिरर इमेज होगा वो हमारा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स और भी दिखा सकते हैं जो कि हमारा डी और एल फॉर्म में शो होगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्म होती है हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करता, जबकि ये जो सिस फॉर्म है ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। नेक्स्ट है हमारा COF6। इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों CO जो है वो यहाँ पर -6 और -3 यानी +3 CO+3 के फॉर्म में है। तो CO की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारी D7S2 और +3 के केस में हो जाएगी हमारी 0। तो हमारे D के पास 6 हैं, तो ये क्या बनेगा हमारा, जो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हमारा होगा sp3d2 और 6 है तो 3 4 5 और 6, तो 4 हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो सेक्शन C है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन D की तरफ। Question number 31. Write the name of product when an aldehyde reacts with excess alcohol in presence of dry HCl. तो बच्चों यहाँ पर जब हम अल्कोहल से इस एल्डिहाइड के रिएक्शन करते हैं ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो हमारा बनता है हेमी एसीटल। इसको बच्चों बोलते हैं हेमी एसीटल। और जब एक्सेस में अगर हम लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं तो हमारा जो हेमी एसीटल होता है वो हमारा बन जाता है एसीटल। तो इसको बोलते हैं हम लोग एसीटल और इसको बोलते हैं हेमी एसीटल। तो ये हमारी रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी बच्चों इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो बच्चों जब हमारा CH3COOH होता है तो ये एसिड बनेगा जब H+ हट जाएगा और ये इस तरीके से बनेगा। और जब फिनॉल एसिडिक होता है तो यानी ये H+ दे देगा तो ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये जो आयन होता है ये मोर स्टेबल होता है फिनॉक्साइड से, इसलिए हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है बच्चों, मोर एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन होता है फिनॉल। नेक्स्ट बात करते हैं C। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3MgBr। तो अभी हम लोगों ने बच्चों बताया था कि हमारे जो एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन से ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमारा जो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी उस तरीके की रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर जो हमारा CH3CHO है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। फिर जो कीटोन में दो हैं वो उसमें हमारा जो रिएक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा एसीटोन रिएक्टिव हो जाएगा। देन हमारा जो लास्ट में जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो हमारा लास्ट वन हो जाएगा बच्चों।
नेक्स्ट है राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। तो प्रोपेनल हमारा एल्डिहाइड है, प्रोपेनोन हमारा कीटोन है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पर टॉलेंस या फिर फेलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा टॉलेंस और फेलिंग होता है, ये हमारा जनरली क्या करता है, किसको ऑक्सीडाइज़ करता है, हमारे जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज़ कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग टॉलेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा प्रोपेनल को ऑक्सीडाइज़ कर देगा और प्रोपेनोन को नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे दो रिएक्शंस हैं। तो बच्चों यहाँ पर है AgNH3 2। तो अभी हम लोगों ने बच्चों बात की कि ये टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट हमारा एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसको हमारा बना देगा COOH, और ये हमारा कीटोन जो है वो एज इट इज़ हमारा बना रहेगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड। तो ये हमारी जो बेंजल्डिहाइड है और ये है हमारा सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो हमारा जो इसका प्रोडक्ट बनेगा बहुत ही इजी प्रोडक्ट है। यहाँ से हम लोग यहाँ पर से O को हटा के और यहाँ पर से H2 को हटा के H2O रिमूव कर देंगे, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 32। Question number 32. The pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine. What does it indicate? बच्चों ग्लूकोज में हमारे क्या होते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में पेंटा एसीटेट, यानी पेंटा एसीटेट क्या बना होगा, यानी एक ये वाला और ये जो पांचों प्राइमरी हैं हमारे, इन सबको हमने क्या किया, एसीटेट यहाँ पर इन OH की जगह पर हम लोगों ने क्या यहाँ पर बना दिया इसको एसीटेट, यानी ये पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज जो है वो बन गया है। तो अब ये जो हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल रिएक्ट नहीं करता बच्चों, हाइड्रोक्सिल रिएक्ट करता है हमारा एल्डिहाइड या फिर कीटोन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है हमारे पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। तो व्हाट डज इट इंडिकेट, मतलब ये है कि हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अवेलेबल नहीं है पेंटा एसीटेट के केस में, क्योंकि ये जो पांचों हैं यहाँ पर अब एसीटेट ग्रुप लग चुका है। एसीटेट ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, जो हमारा सोडियम एसीटेट होता है, जो जिसे हम लोग बोलते हैं CH3COON। तो ये हमारा ग्रुप जो है वो एसीटेट ग्रुप है। तो ये ग्रुप हमारा यहाँ पर पांचों में लग चुका है। वाई कैन नॉट विटामिन C बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। बच्चों विटामिन C जो होती है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, इस वजह से वो यूरिन के माध्यम से या फिर हमारे पसीने या फिर स्वेटिंग के मीडियम से हमारा बाहर निकल जाता है बॉडी के, तो वहाँ पर स्टोर नहीं हो पाती। पेप्टाइड लिंकेज और डीनेचुरेशन बताना है। तो बच्चों पेप्टाइड लिंकेज कौन सी होती है, हमारी एमाइड लिंकेज होती है, जो कि हमारी COOH और NH2 के बीच में बनती है, जिसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, जिससे कि हमारे प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। और किसके थ्रू बनता है, हमारे अमीनो एसिड्स के थ्रू बनता है। डीनेचुरेशन मतलब होता है कि हमारे कुछ टेम्परेचर या फिर कुछ और कंडीशंस में हमारे जो प्रोटीन होते हैं उनकी नॉर्मल जो उनका सिचुएशन होती है या फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और हमारा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे बच्चों हम लोग एग को
बॉयल करते हैं तो हमारा जो एल्बुमिन होता है वो उसका जो क्या होता है, उसका स्टेट ऑफ मैटर, जो उसका फेज़ होता है वो चेंज हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, जिसे हम लोग बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं बच्चों, जब ये हमारा ग्लूकोज है और ग्लूकोज में जब रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो इस पोजीशन पर यानी C1 पोजीशन पर जब OH की सिचुएशन राइट साइड होती है या फिर लेफ्ट साइड होती है तो उस कंडीशन में हमारे 2 एनोमर बनते हैं। यानी C1 पर जो डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, उनको हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है बच्चों, जब 2 मोनोसेक्राइड्स जब एक ऑक्सीजन के माध्यम से जब लिंक होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बात करते हैं बच्चों सेक्शन ई की। सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 33, पहला है ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn+3 Mn2 कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन Cr+3 ओके बच्चों, Mn+2 में अगर हम लोग D देखें तो D5 हमारे आते हैं, जबकि हम लोग Cr+2 में देखें तो हमारे D4 है। तो बच्चों कौन सा हमारा स्टेबल है, ये हाफ फिल्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो Mn+3 से Mn+2 आने में जो हमारी रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, ज़्यादा पॉजिटिव होती है, क्योंकि हमारा जो D5 है वो ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट है Sc+3 इज ए कलरलेस वेयर Ti+3 इज कलर्ड। तो Sc+3, तो इसमें बच्चों D0 हैं, आप लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखिएगा। Ti+3, इसमें बच्चों जब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो D1 होगा। तो हमारे पास किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें। तो बेटा कलर्ड कौन सा होगा, हमारा ये वाला कलर्ड होगा, जबकि ये वाला कलर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्टिनॉइड्स शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही बच्चों, हमारा जो एक्टिनॉइड्स होता है वो +3 +4 +5 +6 +7 इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, लेकिन जनरली ये +3 शो करता है, मोस्ट कॉमन स्टेट। तो क्यों करता है, क्योंकि जो हमारी इसकी जो लास्ट सेल होती हैं, जो हमारी 5F 6D और 7S, तो इनकी जो एनर्जी होती है बच्चों वो लगभग कंपेरेबल होती है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी घटती बढ़ती रहती हैं बच्चों इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स। नेक्स्ट है हमारा B, अकाउंट फॉर फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज। तो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं बच्चों एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स। तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं वो लगभग उनका जो साइज़ होता है वो सिमिलर होता है, इसलिए आसानी से हमारे एलॉयज बना देते हैं। Ce+4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत बढ़िया बच्चों। जो Ce4 होता है इससे ज़्यादा स्टेबल हमारा होता है Ce+3। तो ये Ce+4 से Ce+3 में जल्दी से आना चाहता है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यानी रिड्यूस हो गया, और ये इसीलिए बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी जो बढ़िया रिड्यूस होता है वो बढ़िया दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। इसीलिए हमारा जो Ce+4 है वो बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। बच्चों बहुत है हमारे सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस भी बहुत हैं, ये बच्चों अपने आप करिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। तो हमारी जो है Cr2O7 + 2OH यानी 2CrO4 और +H2 को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 34।
एनिलीन, एनिलीन का नाइट्रेशन जब हम लोग करवाते हैं HNO3 और H2SO, तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो NO2+ है जो जनरेट होता है वो हमारा जुड़ना चाहिए ऑर्थो और मेटा पर, लेकिन इसमें एक ऑर्थो या पैरा पर, तो लेकिन इसमें बच्चों यहाँ पर जो NO2 है वो मेटा पर भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इसका रीज़न पूछ रहा है, तो हम लोग बात करते हैं कि जब ये जो एनिलीन के केस में ये बना लेता है एनिलीनियम आयन, और जब एनिलीनियम आयन बना लेता है, जब एनिलीन होता है तो बच्चों इस तरीके से रिजोनेंस में पार्ट लेता है, लेकिन जब एनिलीनियम आयन बना लेता है तो ये उल्टा होने लगता है। तो इस केस में ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पर इस केस में ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्थो, पैरा और मेटा तीनों टाइप के हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं। सेकंड पार्ट है ये वाला ज़्यादा बेसिक है, किससे? इससे। ऐसा क्यों? तो बच्चों यहाँ पर एक इफ़ेक्ट लगता है हाइड्रेशन इफ़ेक्ट, यानी इसमें हमारा जो 2 डिग्री होता है वो ज़्यादा हमारा बेसिक होता है देन 3 डिग्री, और CH ये केवल स्पेसिफिकली CH3 के केस में है। अगर C2H5 होता तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो बच्चों वहाँ पर इफ़ेक्ट लगता है स्टेरिक इफ़ेक्ट, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा हाइड्रेशन इफेक्ट या फिर सॉल्वेशन इफेक्ट भी बच्चों बोल सकते हैं। तो उसका ऑर्डर होता है हमारा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा 2 डिग्री का हमारा बेसिक नेचर होता है, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, और ये इसका रीज़न होता है हमारा हाइड्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज़ नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी एमीन। बच्चों जब हम लोग एल्काइल हैलाइड का एमोनोलिसिस कराते हैं तो हमारे पास प्राइमरी एमीन बनता है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी एमीन भी बन जाता है, देन टर्सरी एमीन और देन क्वाटरनरी सॉल्ट भी ऑफ एमीन बनता है। तो इतने सारे मिक्सचर्स ऑफ एमीन बन जाते हैं जिससे कि हम लोग प्राइमरी एमीन का आसानी से सेपरेशन नहीं कर पाते, जिस वजह से ये वाली जो प्रिपरेशन की मेथड है वो ईजी नहीं है हमारा प्राइमरी एमीन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है? ओके, कार्बिल एमीन टेस्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा कार्बिल एमीन टेस्ट। बच्चों कार्बिल एमीन बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड को, और रिएक्शन होती है हमारी, कोई भी हमारा प्राइमरी एमीन लेते हैं उसके साथ CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म लेते हैं और KOH ले लेते हैं, तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बनते हैं? कार्बीन बनाते हैं, और प्रोडक्ट बनाते हैं हमारा RNC। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल एमीन, और ये इसकी जो स्मेल होती है बच्चों बहुत गंदी होती है, तो इसलिए हम लोग इसको टेस्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हमेशा प्राइमरी एमीन देता है टेस्ट, कार्बिल एमीन टेस्ट। सेकंड है बच्चों हमारा गैब्रियल थैलामाइड। इसके लिए हम लोग थैलिक एसिड से थैलामाइड बनाते हैं। इसमें हम लोग KOH, फिर हम लोग डालते हैं इसमें मिथाइल, और फिर डालते हैं NaOH, तो हमारा लास्टली बनता है ये बच्चों हम लोगों की प्राइमरी एमीन बनाने की बहुत ही खास विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड। इसमें हमारा स्पेसिफिकली प्राइमरी एमीन मिलता है। बी पार्ट है हमारा, जिसमें बच्चों हमारे प्रोडक्ट पूछे हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है BDC, इसको बोलते हैं हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। CuCN से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा N2 निकल जाता है और बनता है CN।
इसको बच्चों बोलते हैं हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग। फिर रिएक्शन है हमारी H2O एसिडिक मीडियम में, जिससे कि हमारा यहाँ पर बन जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के बाद अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं अमीन से, तो बच्चों हमारा बनता है एमाइड। इसे बोलते हैं बेंजीनामाइड। तो हमारा ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन FeHCl के साथ जब हम इसका कराएंगे तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर इसका रिडक्शन होके बनेगा हमारा एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन हम लोग जब कराते हैं NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन, तो बच्चों हमारा बनता है ये BDC। इसके बाद जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं C2H5OH से, तो बच्चों इसका रिडक्शन हो जाता है हमारा बेंजीन में। तो इस तरीके से हम लोग ABC को फाइंड कर लेंगे इन दोनों पार्ट में। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं AlCl3। ये हमारा एज अ लुईस एसिड यूज़ होता है, लेकिन जो हमारा एनिलीन है वो इसके साथ सॉल्ट फॉर्म कर लेता है, तो इसलिए हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं करा सकते इन केस ऑफ एनिलीन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों हमारे पास 3 दे रखे हैं, C2H5OH, C2H5NH2 और C2H5N। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है टर्शरी अमीन में। तो ये जो होगा वो सबसे लोअर होगा। और इन दोनों के केस में हम लोग चेक करते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर O के साथ है और यहाँ पर N के साथ है, तो O हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, देन इसका और फिर देन टर्शरी अमीन का। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ई पर, जो कि हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। पहला है हमारा ए पार्ट, उसमें हमको दे रखी है कंसंट्रेशन 2 × 10⁻³ मोलर मेथोनिक एसिड की। कंडक्टिविटी दे रखी है हमको 8 × 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालना है, और मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन भी दे रखा है 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमको ये दोनों चीज़ें निकालनी हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। तो यहाँ पर हमारा बच्चों ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, हम लोग ये निकाल लेंगे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और ये वैल्यू हमको दी हुई है, तो इससे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड कर पाएंगे। ट्राई करिएगा कि आंसर कहाँ तक सही है, और अगर आप लोग ये फॉर्मूले भी बच्चों लिख के आए हैं तो आपको एक सम्मानजनक स्कोर इस क्वेश्चन में मिल सकता है। तो चलते हैं आप लोग नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा बी। इसमें हमको निकालना है डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी और Kc। तो सबसे पहले बच्चों हमारी पास दे रखी है ये रिएक्शन
तो इसमें हमारा ई नॉट दे रखा है NI से एन इसका और इसका भी। तो हम लोग सबसे पहले बच्चों निकालेंगे ई सेल, जो कि होता है हमारा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ई राइट मतलब होता है जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हमारा हो रहा है AG का। तो AG की वैल्यू भी दे रखी है 0.80 और माइनस। लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की बच्चों वैल्यू दे रखी है हमारी -0.25। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 105 वोल्ट। तो ई सेल है। तो ई नॉट सेल से हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू होती है, तो n है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है पूरी रिएक्शन में, और F हो जाएगा हमारा इतना कूलम, और ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ये। तो बच्चों यहाँ से हम लोग डेल्टा जी फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद हमको निकालना है log Kc। तो log Kc के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पर बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू भी हमको पता होती है 8.314, और टी की वैल्यू हमको टेम्परेचर भी दिया होगा। टेम्परेचर है हमारा 298 केल्विन, और log Kc की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये था बच्चों आप लोगों का सॉल्यूशन केमिस्ट्री का। तो आई होप कि आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स जो आपके क्वेश्चंस में आए होंगे उनका सॉल्यूशन मिल गया होगा, और आई होप कि आप लोगों के नंबर भी बच्चों अच्छे आ रहे होंगे। तो आज के सॉल्यूशन के बाद आप लोग लग जाइए बच्चों अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी में। टिल देन बाय बाय, और हम लोग मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बच्चों तब तक खुश रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, और अपनी पेपर की तैयारी करते रहिएगा।